हेलो स्टूडेंट्स, अभी यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा समाप्त हुई है और आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया होगा। आप में से जो लोग परीक्षा देकर आए हैं, परीक्षा हाल से निकलने के बाद अधिकांश अभ्यर्थियों का यह मानना था कि इस बार का परीक्षा पैटर्न पहले से ज्यादा टफ था और इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न विगत वर्षों से कुछ अलग प्रकार के थे। इस परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और उनका इस परीक्षा से जो भी अनुभव प्राप्त हुआ, उस सब को सामने रखते हुए आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से जब इस साल की तुलना करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस बार का पैटर्न विगत वर्षों से बिल्कुल उलटवार था। यानी कि जो बच्चे पुराने पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयारी करके गए थे, उस तरह का पैटर्न उनको 2024 में देखने को नहीं मिला। इस बार यूपीपीसीएस के पेपर सेटर्स ने, जिन्होंने भी पेपर बनाए होंगे, उन्होंने एक नई प्रणाली का आविष्कार कर लिया। उन्होंने नए तरीके से क्वेश्चन पेपर को सेट किया और इस बार का जो टफनेस लेवल था वो लगभग यूपीएससी के लेवल का था। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन हो सकता है कि सर फिर हम लोग किस आधार पर तैयारी करें। हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को मानक मानते हैं, उनको स्टैंडर्ड मानते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं, तो हर साल यूपीपीसीएस अपने पैटर्न को बदल लेता है। ऐसे अस्थिर माहौल में किसी भी परीक्षा के प्रतिभागी का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, इन सभी भ्रमात्मक प्रश्नों के साथ हम कुछ आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये हर साल होता है कि यूपीपीसीएस की परीक्षा आयोजित होती है, संचालित की जाती है और जो उस परीक्षा का आयोजन होता है, उस आयोजन में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न किसी एक निकाय के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जिन लोगों ने पिछली बार यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस बनाए हो उन्हीं लोगों ने या उसी पैनल ने इस बार के भी क्वेश्चन बनाए हो। हर बार पैनल बदलता है, हर बार पेपर बनाने वाले बदल जाते हैं, अलग अलग विशेषज्ञ इम्पैनल किए जाते हैं और ये भी जरूरी नहीं है कि जो इम्पैनल्ड विशेषज्ञ हैं कमीशन के, उनमें से सभी के प्रश्नों को जगह दी जाती हो। तो ऐसे में इस अस्थिर माहौल में एक अभ्यर्थी किस तरीके से अपनी तैयारी को बनाकर रखे ताकि उसे इस परीक्षा में सफलता की अधिकतम संभावना का आंकड़ा प्राप्त हो सके। आप सभी जो यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन सब के सामने हर साल एक नया प्रश्न खड़ा होता है कि सर इस बार पूरा प्रश्न पत्र पिछले वर्ष से अलग था। तो ये देखो, हमेशा इसलिए होगा बेटा कि हर बार परीक्षा का प्रश्न जो बनाते हैं या परीक्षा के प्रश्नों का जो निर्धारण करते हैं वो इम्पैनल्ड विशेषज्ञ बदल जाते हैं। विशेषज्ञों का एक समूह इस पूरे परीक्षा के प्रश्न पत्र को तैयार करता है, तो उसमें बदलाव होते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर हर बार का प्रश्न पत्र विगत वर्षों से बदला हुआ ही नजर आएगा। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा हैवोक बनाने की जरूरत नहीं है, इसे बहुत ज्यादा आपको तूल देने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उसमें क्या कॉमन चीजें रहती हैं। आपका सिलेबस कॉमन रहता है, बस नेचर ऑफ क्वेश्चन ही बदलता है। जैसे पिछली बार युग्म आधारित प्रश्न या बहुत तथ्यात्मक प्रश्नों की भरमार थी, तो इस बार क्रोनोलॉजी यानी तथ्यों को एक ऑर्डर में संयोजित करने, या तो असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया। यानी प्रश्नों में जो तरीका है प्रश्न का वो तो बदला जाता है। वो प्रत्येक साल का जो पेपर सेटर होता है वो अपनी शुचिता से या अपनी विशेषज्ञता से वो बनाने की कोशिश करता है कि ताकि अभ्यर्थियों को थोड़ा सा टफ महसूस हो। और बात भी इसी का तो नाम परीक्षा है, इसी का तो नाम प्रतियोगिता है। अगर आपको हर चीज स्पून फीडिंग की तरह मिलेगी तो परीक्षा और प्रतियोगिता का मतलब क्या रह जाता है। तो माहौल ऐसा ना बनाइए कि सर जो इस साल की परीक्षा थी वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ टर्न, आउट ऑफ वे, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कंटेंट हमेशा सेम है। अभी जैसे एक दो प्रश्नों की मैं बात कर लूं, अभी पेशवा साम्राज्य के संबंध में जितने प्रश्न आए उसमें देखिए बालाजी विश्वनाथ आया, बाजीराव प्रथम आया, नारायण राव और माधवराव माधोबा के प्रश्न पूछे, रघुनाथ राव राघोबा के प्रश्न पूछे गए। अभी देखिए जो एक प्रश्न की बात करता हूं इतिहास के, जिसमें पेशवा साम्राज्य से प्रश्न पूछे गए, जिसमें पेशवाई के जितने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थे वो पूछे गए कि कौन कौन से पेशवा किस क्रम में आए, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया। उसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, रघुनाथ राघोबा और नारायण राव। तो देखो, इसमें अगर आपको बालाजी विश्वनाथ आप बिल्कुल श्योर हैं
कि बालाजी विश्वनाथ से ही पेशवाई की शुरुआत होती है। 1708 से अगर पेशवा साम्राज्य की शुरुआत होती है, पेशवा पहले से थे लेकिन जो पेशवाई का प्रभुत्व है मराठा साम्राज्य में 1708 से यानी बालाजी विश्वनाथ से शुरू होता है, तो बहुत आसानी से 4 3 1 2 के क्रम में आप उसको टिक करते। ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि आप नेचर ऑफ क्वेश्चन को देखकर आप अपने दिमाग का संतुलन खो देते हैं। परीक्षा हाल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो है परीक्षा के दबाव को सहने की और उसे मैनेज करने की स्किल। आप जो भी तैयार करते हैं वो तैयार करते रहिए, वो तैयार जो भी कंटेंट है, सिलेबस है, पढ़ना वो अपरिहार्य है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि जिस प्रेशर में आपको उन कंटेंट्स को रिकॉल करना है, रिसेंबल करना है, उस माहौल के दबाव को बर्दाश्त करने की क्षमता भी आप ही को विकसित करनी है। आप देखिए कि बहुत सरल सरल क्वेश्चन थोड़े अलग प्रकृति के जरूर थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझदारी से उनको आप टिक कर सकते थे, उनको हल कर सकते थे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हर बार बच्चे जो एक ये कोरोमंडल बनाते हैं कि नहीं सर इस बार का प्रश्न पत्र पिछली बार की प्रश्न पत्र से बहुत अलग था, बहुत टफ था, मॉडरेट था, सिंपल था, डिफिकल्ट था, ये सब केवल और केवल एक किस्सा है। आपसे कहीं बाहर से प्रश्न नहीं पूछे गए। साइंस के क्वेश्चन इस बार बहुत सरल आए थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन एनसीईआरटी पर बेस्ड थे, बिल्कुल एनसीईआरटी फैक्चुअल बेस्ड थे, बिल्कुल कहीं उससे अलग नहीं गए, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच कहीं छोड़ी नहीं प्रश्न पत्र में। हाँ, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है मैं फिर कहूंगा, क्योंकि आपका सारा जो दृष्टिकोण होता है वो दृष्टिकोण विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर तय होता है। आपको अभी बहुत सारे जो पुराने काउंसलर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो जरूर कहते हैं कि आपको पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। तो देखो जो पेपर बनाने वाले हैं बेटा वो भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तू डाल डाल मैं पात पात। अब आपने अपना एक पैटर्न बना लिया, तो इसी समाज में वो भी रहते हैं, इसी समाज में आप भी रहते हैं। आप कहीं उससे अलग थोड़ी ना है। कुछ बच्चे लखनऊ में रहते हैं, कुछ इलाहाबाद में रहते हैं, कुछ दिल्ली में रहते हैं, कुछ तमिलनाडु में रहते हैं। जो प्रशासक बना रहे होते हैं वो भी इसी समाज के होते हैं, तो उनको आपका भी चरित्र पता है कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो वो कंटेंट तो सेम रखते हैं, लेकिन उसको पूछने के तरीके बदल लेते हैं। अब तरीका बदलने से आप कभी कभी जिन कंटेंट्स पे आपकी पकड़ होती है उनको भी रिकॉल करके उनसे प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं, आप उसी में बिफरने लगते हैं, आप घबराने लगते हैं। तो वो जो परीक्षा का प्रेशर होता है, जरा सा भी उन्होंने क्वेश्चन का नेचर बदला, आप आता हुआ प्रश्न भी गलत करके आते हैं। अधिकांश बच्चे, अब आप तय करिए कि ये बात सच है कि नहीं सच है। हमारे साथ जिन बच्चों ने तैयारी शुरू की थी उनके साथ अधिकांश के साथ यही समस्या है कि आता जाता प्रश्न उन्होंने उसको हल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो शुरुआत में टफ क्वेश्चंस उनको लगे तो वो उसी में बिफर गए। अब बिफर गए तो लास्ट तक वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, लास्ट तक पहुंच नहीं पाए। मतलब वो 130 135 क्वेश्चन के बाद 10-15 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए। और ऐसा केवल हमारे साथ के बच्चों के साथ ही नहीं हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे जो आप सभी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या स्वतः तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो सेल्फ एस्पायरेंट्स हैं, वो भी, उनके साथ भी समस्या रही होगी कि अगर उनको ऐसी सीरीज मिली जिसमें टफ क्वेश्चंस पहले अरेंज थे तो वो पीछे तक पहुंच ही नहीं पाए। तो आप सबको एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है कि यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, आपको एक स्पेसिफिक सिलेबस देता है। उस स्पेसिफिक सिलेबस में आपको विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र आए हैं उनसे केवल इतना मार्गदर्शन लेना होता है कि विगत वर्ष जिन लोगों ने पेपर सेट किए थे उन लोगों ने किन किन एरियाज को हाईलाइटेड रखा, कहां कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात की गारंटी कहीं भी यूपीएससी नहीं देती है और ना ही यूपीपीसीएस देता है। ये बात कहीं नहीं लिखी है, किसी भी कमीशन के द्वारा ये घोषित नहीं की जाती है कि भाई इसी नेचर के क्वेश्चन आएंगे। वो ये कहते हैं कि देखो सिलेबस ये है, इसको पढ़ो, हम इतने में से किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं और आपको मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहना होगा कि इतने कंटेंट से किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं। तो आप हमेशा कंटेंट्स को प्रिपेयर करने के साथ साथ कंटेंट पर ग्रिप रखिए। ग्रिप कैसे रखेंगे? कंटेंट को बार बार रिवाइज करिए, इतना ईज रखिए कि किसी भी दृष्टिकोण से उस कंटेंट पर अगर क्वेश्चन बेस किया जाता है तो आप उसे आसानी से समझ लें, क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लें, क्वेश्चन को ब्रेक कर लें और क्वेश्चन को ब्रेक करने के बाद क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और क्या चाहता है, इस बात को आप तय बहुत आसानी से कर लें ताकि आता जाता प्रश्न भी आपसे गलत ना हो। इस बार जो हम लोगों ने अभी इस 2024 के पैटर्न को देखते हुए अपनी अध्यापन प्रणाली में सुधार किया है,
हम और हमारे साथियों ने ये सुधार करने की चेष्टा की है कि देखो, बच्चों को पुराने साल के जो प्रश्न पत्र हैं वो जरूर उनको मॉक टेस्ट में दिए जाएं, वो जरूर उनसे प्रैक्टिस करवाए जाएं, लेकिन इसके अलावा उनको ये न कहा जाए कि बस इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो बार बार एक फैक्ट पर कई दृष्टिकोणों से सोच विचार, गहन विश्लेषण कि इस पर कितने दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा जा सकता है, युग्म आधारित, बहुतथ्यात्मक, सिंगल फैक्ट बेस्ड या जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या टेबल मैचिंग में दिया जा सकता है, या इसे अरेंज करने को दिया जा सकता है। तो जो अधिकतम संभाव्य दृष्टिकोण हो, जितने एंगल्स हो प्रश्न पूछे जाने के, उन सभी एंगल से एक सिंगल फैक्ट को एनालाइज किया जाए और उसके बाद उसे अपनी मेमोरी में स्टोर किया जाए। तो जो कंटेंट आप याद कर रहे हैं, उस कंटेंट को याद करने के साथ साथ अब आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है। 2024 के पैटर्न को देखने के बाद निश्चित तौर पर जो यूपीपीसीएस के प्रतिभागी हैं या अभ्यर्थी हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो जितना पढ़ें वो बहुत ही कंठस्थ पढ़ें। कंठस्थ पढ़ने के अलावा उसको कॉन्टिन्यूअस रिवीजन में रखें। रिवीजन के साथ साथ उसके जितने भी पॉसिबल अप्रोचेस हैं, एक फैक्ट को कितने तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, कितने क्वेश्चंस के द्वारा उसको डिग आउट किया जा सकता है, उन सभी दृष्टिकोणों को विकसित करना भी अब अभ्यर्थी की अपनी जिम्मेदारी में शामिल हो गया है। तो जैसे बहुत सारे पहले मोटिवेशनल आपको हम लोग बताते थे, मोटिवेशनल जो थॉट्स देते थे कि देखो, आपको लक्ष्य निर्धारण रखना है, लक्ष्य निर्धारण के साथ साथ आपको अपना आत्म विश्लेषण करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ आपको एक सटीक रणनीति बनानी है, एक प्रिसाइज रणनीति बनानी है। तो प्रिसाइज रणनीति में अब आपको थोड़ा सा चेंज करना है। रणनीति में केवल पुराने प्रश्न पत्रों को ही शामिल नहीं करना है कि पुराने प्रश्न पत्रों को देखकर आगामी रणनीति तय कर ली। अब हमको आगामी रणनीति बिल्कुल ओपन एंड रखनी है। आगामी रणनीति ऐसी रखनी है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। बस आप सिलेबस को बहुत ही सुग्राहिता पूर्वक तैयार करें और उसमें बिल्कुल कंफ्यूज न रहें, और फिर उसके बाद उस तथ्य पर अधिकतम क्या संभावनाएं बन सकती हैं प्रश्न पूछे जाने की, वो भी आप अपनी जिम्मेदारी में शामिल करें, उसको भी अपनी रणनीति में शामिल करें। अब वो आपके होमवर्क का हिस्सा होना चाहिए। और इस सटीक रणनीति के बाद आप जब नोट्स बनाते हैं, तो अब नोट्स को पॉइंटर्स में बनाइए, पॉइंटर्स में बनाइए, और उनके जो इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज हैं आप उनको भी एक साथ, अगर कोई एक तथ्य कई सारे तथ्यों से जुड़ा हुआ है तो आप उनको भी, अब मल्टी डायमेंशनल फैक्ट्स को भी एक साथ मिंगल करके रखिए, उसको पढ़ने की कोशिश करिए ताकि आपका बौद्धिक विकास उसी तरीके से हो पाए। अब वो नहीं रहा समय कि जब आप एक फैक्ट को पढ़ते थे, स्टोर करते थे, फिर वो आता था और रिकॉल करके आप एक क्वेश्चन टिक करके चले आते थे। अब मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन आते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन आते हैं, एक फैक्ट में कई सारे फैक्ट्स मिंगल्ड होते हैं, और हो सकता है कि एक प्रश्न में कई सारे तथ्य भी शामिल किए जाएं, और तथ्य अलग अलग वैश्विक क्षेत्रों से भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी भविष्य में 2025 में या 2026 में तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस में बैठने की, उन विद्यार्थियों को अब अपनी तैयारी को एक नए सिरे से संयोजित करने की आवश्यकता है और एक नए तरीके से उसको फिर से रीशेप करने की जरूरत है। नोट्स बिल्डिंग का काम हो या रिवीजन का काम हो या डेली उनकी स्टडी की स्ट्रेटजी हो, उनको सब जगह परिवर्तन करना पड़ेगा और अधिकतम प्रश्नों की संभाव्यता के साथ किसी तथ्य को या किसी मूल्य को शामिल करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी में शामिल करना पड़ेगा। तो हम भी अपने नए वाले बैच में, जो हम लोग नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस बैच में हमने अपने नए अभ्यर्थियों को, नए एस्पायरेंट्स को इसी तरीके से ट्रेन करने का एक रणनीतिक पहलू बनाया है कि सभी बच्चों को अब जो पढ़ाया जाएगा उसमें अधिकतम प्रश्न जितने भी बन सकते हो, जितने दृष्टिकोणों से प्रश्न पूछे जा सकने की संभावना हो, इस टैक्ट को इस बार हम लोग समावेशित करेंगे। और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।